हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आया बेटा हमारे पास मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 9। राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, आदाब। की हाल चाल है थोड़े? किद्दा हो सारे कम्मा गणी सारिया नु। राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही। पीडीएफ क्वालिटी बढ़ाओ। कौन सी पीडीएफ क्वालिटी बढ़ानी है भाई? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। खुश रहो हमेशा। लेक्चर 8? अच्छा 8 है गे? अरे यार, पहले क्यों नहीं बताया? एक तो तुम लोग बताते नहीं हो यार, ये गलत बात है तुम्हारी। देखो, कुछ लोगों को हो सकता है ये 9 दिखा हो, बाकी है 8 ही है। मजा नहीं आ रहा क्या? बोले सर सीधे लेक्चर 9 में? भाई साहब, अरे देखो, पहले तुम्हें अगर 9 दिखा हो तो तुम थोड़ा, अब देखो, अब 8 दिखाई देगा। ऐसा हो जाता है कई बार, जब सेकंड क्लास आती है ना तो 9 की जगह 8 की जगह 9 दिखाई दे जाता है। अब चेक करो भाई, व्हाट्सएप पर ऐड कर देना। व्हाट्सएप पर क्या ऐड करे भाई? हाँ, पीवाईक्यू है आज हमारे पास। पीवाईक्यू है भाई। जेई मेंस के पीवाईक्यू करेंगे अपन, बिल्कुल ताबड़तोड़ क्वेश्चन करने वाले हैं आज, ताबड़तोड़। आप कैसी है? मैं अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? ए भाई, आप लोग बताओ, आप कैसे हो? अरे जल्दी जल्दी बताओ भाई। चश्मा कहाँ है? चश्मा बेटा यहाँ पे नहीं है, चश्मा घर पे है और हम यहाँ पर हैं। चलिए, तो भाई साहब, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ये हम बात करेंगे, और फिर करेंगे पीवाईक्यू जेई मेंस के। जेई के पीवाईक्यू अपन करने वाले हैं। स्लाइड नहीं है? स्लाइड मैप नहीं है क्या भाई? स्लाइड मैप नहीं लगाया गया यार, तो बच्चे तो मना कर रहे हैं। ऑन तो नहीं हो रहा है भाई ये। अच्छा, अभी तो हुआ है, पता नहीं क्या है। डाउट आउट आ तो नहीं रहे? क्या सीन है? डाउट आउट नहीं आ रहे भाई कुछ भी? रुक जाओ बालक, रुक जाओ, अरे रुक जाओ गंवारो। तनिक देखवा दो भाई हमन को भी। सर आपके नोट्स एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे? आपके नोट्स एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे? अरे मेरे नोट्स एनसीईआरटी में लिख रहे हो कि तुम? एनसीईआरटी से बाहर ही लिखने भाई, नोटबुक में लिखो। ए भाई, अबे कहाँ लिख रहे हो नोट्स को? एनसीईआरटी में तो लिखने हैं। सर एक हिंद स्लाइड है, कैसे आएंगे? एक ही स्लाइड कैसे आएंगे? क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा आए तो सर रिवीजन कैसे करे? सर कल का 4 वाला नहीं समझ आया सर, पता नहीं एक ही स्लाइड है। सर आप विराट कोहली के फैन हो? भाई साहब मैं तुम्हारा फैन हूँ यार अंसारी भाई, मैं तुम लोगों का फैन हूँ। विराट कोहली क्या चीज है?
तुम लोगों के आगे विराट कोहली कुछ नहीं भाई। सर मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर वाइज दिया करो, ऐसे समझ नहीं आता। ओके कमलदीप कौर जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। राधे राधे, ठीक है भाई साहब। सर मेरे में पोल नहीं आ रहा है तो तुम पोल के पास चले जाओ बेटा और उससे बात करो कि हाँ भाई तू आ क्यों नहीं रहा है, शायद आ जाए, सुन ले बात। अभी बारिश में थोड़ा कीचड़ वीचड़ होगा ना, इस वजह से। सर चैप्टर कब खत्म होगा? स्टार्ट होने के बाद में होगा बेटा खत्म, है ना? आप कुछ करने वाले हो क्या या हो गया? अभी सही हो गया क्या भाई तुम्हारा स्लाइड मैप वगैरह कुछ जो भी है? गुड मॉर्निंग सर जी, होमवर्क से सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत शानदार बेटे, लाजवाब। सर रिवीजन नहीं किया है अभी तक एक भी लेक्चर का, कैसे करे बेटे? विष्णु तिवारी, तेरा तो नाम विष्णु है, ऊपर से तो तिवारी है। रिवीजन किया नहीं तू बेटा ऐसे नहीं बेटा, तू ऐसे बोल, पापा को बोल कि पापा बेल्ट वेल्ट के तेल वेल लगाओ बढ़िया वाला, और मम्मी को बोल मम्मी पीठ के तेल लगा दो, और पापा को आके बोलो, बोल पापा बात नहीं करनी है, पटापट पटापट बटापट 21 बेल्ट मारनी है, तड़ातड़ तड़ातड़। ठीक है, मतलब ऐसे बेल्ट मारो कि बेल्ट से पीठ पे लिख जाए रिवीजन। सर रिवीजन नहीं किया अभी तक एक भी लेक्चर का, कैसे कर? क्यों नहीं किया बेटा? किसने मना किया? रिवीजन नहीं किया। डेली बोल रहा हूं रिवीजन करने को। कल हाँ डीपीपी नहीं आई क्योंकि डीपीपी दी नहीं, आ जाएगी डीपीपी। प्रेम सोनी मेरी है ही नहीं भाई, वॉइस बढ़ाओ। हेलो, अरे धीरज भाई आवाज आ रही है को? धीरज भाई आवाज आ रही? कितनी कितनी बड़ा है आवाज भाई मालिक, गलो हमारो ही घर को है यार, और भी क्लास लेनी है भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। व्हाट्सएप चैनल का बेटा कल भेजा तो था स्कैनर यार। अम्बे मिस वर्ल्ड धीरे धीरे बन जाएंगे बेटा। सर चश्मा कहाँ है आपका? आज वो घर है बस, चलो ठीक है हो गया भाई। चलिए भाई ऐसे ही बोल रहे, कह रहे आवाज बढ़ाओ भाई, कितनी आवाज बढ़ाए? चलिए इसको यहां पटको बाद में, पहले अपन बात करते हैं ये मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र, ये बात अपन बात कर रहे थे कल। उससे पहले परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन को पूरा करते हुए कल का रिवीजन किया, ईमानदारी से बताएंगे। ईमानदारी से बताएंगे भाई, कल का रिवीजन किया? मैं थोड़ी सी आवाज बढ़वा देता हूं, हल्की सी आवाज बढ़ा दो भाई, बिल्कुल बढ़ जाएगी यार। आप लोगों की बात यार, मतलब ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? आपकी बात थोड़ी ना टाली जा सकती है भाई। चलिए हाँ भाई, ईमानदारी से जवाब देंगे, कल का रिवीजन किया कि नहीं किया? जल्दी 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 शाबाश। चलो यस नो हो गया भाई, यस नो वाला ही तो दिया है। 74% यस है और लगभग 26-26.5% नो है, 73.5% यस है। तो बेटा ये अभी थोड़ा और बढ़ना चाहिए, और जो लोग इसमें हैं वो इसी ग्रीन जोन में ही रहिए, बाहर मत जाइए, ठीक है? बैकलॉग से परेशान है, सिलेक्शन तेरे से परेशान है, वो तेरे पास नहीं आएगा, फिर बैकलॉग से परेशान है तो बैकलॉग क्यों नहीं दे रहा है? चलिए भाई पहले अपन बात करते हैं, कल अपन बात कर रहे थे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या रहता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये सरलतम अनुपात बताता है, विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को बताता है। मतलब यहां से एग्जैक्ट कितने कितने परमाणु उसके बारे में पता नहीं चलता है। अगर आपको ये पता लगाना हो कि एग्जैक्ट कितने कितने परमाणु है, तो वो बात बताता है हमारे पास आणविक सूत्र, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु की सही संख्या को अगर पता करना है तो वो हमारे पास कौन बताता है? अणुसूत्र बताता है। कौन बताता है? अणुसूत्र। अब अपन बात करते हैं हमारे पास यहां पर कि भाई साहब
कैसे ज्ञात करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला ज्ञात। तो फटाफट से कल जो पॉइंट बताए थे वो बता देता हूं, ये लिखना नहीं है क्योंकि कल ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, तो वही सेम ही चीज है, इंपेरिकल फॉर्मूला ज्ञात करना, ये कल वाला ही है, ये रिवीजन का ही है भाई साहब, ये रिवीजन वाला ही पॉइंट है, ठीक है। तो कल जो बताया था उसी के बारे में अपन यहां पर बात करने वाले हैं। तो पहला बताया था अपन ने, शॉर्ट में लिखेंगे अपन, पूरा नहीं लिखेंगे, परसेंटेज को ग्राम में बदलना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आ जाएगा। नंबर 2, मोल ज्ञात करने, परमाणुओं के मोल। तीसरा हमारे पास ये है कि जो आप मोल निकाल रहे हो उनमें से जो सबसे कम मोल आया है उससे अपन, अरे होमवर्क वगैरह सब कुछ आएगा बेटा, होमवर्क आएगा बेटा, यहीं पे आएगा सब। अच्छा होमवर्क मैंने लिख के भी दिया था कि कल, अरे यार रुकना भाई, माफी चाहूंगा मैं, कल तो यार मैंने होमवर्क लिख के भी दिया था, अरे 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 अरे, रुको 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 रुको, वो तो रह ही गया यार, फिजिकल कितने क्वेश्चन है, रुको देखते हैं। कल तो मैंने लिख के भी दिया था ना यार होमवर्क, 1 2 CIQ वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छे हैं, 3, तीसरा क्वेश्चन तो अपन आज करेंगे, एक तो है अपने पास, बाकी के 2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां लिख देता हूं भाई, लेक्चर 7 के CIQ होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर, अभी वो रह गए यार इसलिए माफी चाहूंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर 9 में करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, वो 9 में कर लेंगे यार, है ना, माफी चाहता हूं मैं, हाथ जोड़कर पैर तोड़कर तुम्हारे इधर आ जाओ। परमाणु के मोल ज्ञात करेंगे, परमाणु के मोल ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, मोल बटे, हर एक परमाणु के मोल बटे न्यूनतम मोल, जो भी हमारे पास न्यूनतम मोल आएंगे उससे भाग देंगे। अगर यह पूर्णांक आता है, ये क्या आता है पूर्णांक, तो फिर यही इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये पूर्णांक आता है तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर ये पूर्णांक नहीं आता, यदि पूर्णांक नहीं तो पूर्णांक में बदलेंगे, में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, किसी संख्या से गुणा करके, कल बताया हुआ है सारा कुछ, बस रिवीजन करवा रहा हूं। इसके बाद हमारे पास था कि हम याद करेंगे यहां पर एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणुभार बटे इंपेरिकल फॉर्मूला वेट है, वो करेंगे अपन। यहां से एन आने के बाद जब अपन अणुभार निकालेंगे, सॉरी अणुसूत्र, तो अणुसूत्र बराबर क्या होता है हमारे पास, अणुसूत्र बराबर होता है एन गुणा इंपेरिकल फॉर्मूला, जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला रहेगा उसको एन से गुणा कर देंगे हमारे पास, तो अणुसूत्र आ जाएगा, क्लियर है। तो ये वाली चीज हमारे पास रहती है। अब सर ऐसा एक क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा हमें स्वाद आ जाए। अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिखाया था, अगर प्रतिशत का योग 100 ना हो, अगर प्रतिशत का योग 100 ना हो तो बचा हुआ प्रतिशत ऑक्सीजन का रहता है, क्लियर, ठीक है भाई। पहले मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन करवाता हूं, है ना, और फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहले ये क्वेश्चन करते, या फिर हाँ चलो यही करते हैं भाई, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी रहती है, ये मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं ऐसे, बट आपको जरूरत नहीं, अभी पहले क्वेश्चन में पोल नहीं करेंगे अपन, करें क्या, चलो पोल तो कर देता हूं मैं, बट आप लोग आराम से जैसे जैसे करेंगे अपन, जैसा जैसा नियम लिखा है वैसे वैसे ही करने वाले, जैसे जैसे अपन ने नियम लिखे हैं वैसे वैसे ही करेंगे। तो क्या दे रखा है, मैग्नीशियम के यौगिक में 21.9% मैग्नीशियम है, 27.8% फॉस्फोरस है और 50.30% ऑक्सीजन है। तो यौगिक का साधारण सूत्र मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला की ही बात हो रही है, साधारण सूत्र मतलब क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर आएगा, ये ध्यान रखना ये मोल नहीं है, ये मोल नहीं है, ये मोल नहीं है, मोल नहीं है, कभी इसको मोल समझो तुम, ये हमारे पास मोल नहीं है बेटा, ये हमारे पास एक ऐसे नंबर ज्ञात करते हैं अपन। सबसे पहले आ जाइए, क्या करना है, यहां लिखेंगे Mg लिख लो भाई, और क्या लिख लो, फॉस्फोरस लिख लो भाई, और क्या लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, मैग्नीशियम फॉस्फोरस ऑक्सीजन। परसेंटेज जो दे रखे हैं उसको ग्राम में, तो सबसे पहले नंबर एक क्या है, परसेंटेज को ग्राम में,
तो 21.9 ग्राम आ गया, ये 27.8 ग्राम आ जाएगा, ये 50.3 ग्राम आ जाएगा। इन सबका अगर जोड़ोगे, इन सबको अगर जोड़ोगे तो हमारे पास ये 100% आएगा, मतलब 100 ग्राम आ गया। क्लियर है। नंबर दो ज्ञात करेंगे अपन मोल। तो मोल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 21.9 बटे इसका परमाणु भार, mg का परमाणु भार होता है 24, यहां पर आ जाएगा 27.8 बटे फॉस्फोरस का होता है 31, यहां आ जाएगा 50.3 बटे 16, ये आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेशन गंदी आती है तो अभी मैं यहां पर कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं भाई साहब, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेटर यूज करेंगे, हमारे पास तो कितना आएगा, वैसे मतलब मैं बता सकता हूं इसमें, बट अभी एक बार कर लेता हूं। वैसे चलो देखो, एग्जैक्टली हमें नहीं पता चल रहा है, बट ये देखो एक से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा, ये भी एक से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा, और ये 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, अगर आप यहां पर देखते हो तो ना। तो पहले लिख देता हूं, चलो 21.9 बटे 24 कितना आ रहा है, 0.9 मान लेते हैं इसको, 0.9 ही यहां पर आएगा देखना, और वो 3.6 के आसपास आएगा, मतलब चलो देखते हैं, हमारे पास 0.9 आ गया। यहां पर अगर करते हैं हमारे पास तो कितना आएगा भाई, ये 27.8 बटे 31, ये भी 0.9 ही आया है, मतलब वही बराबर ही है, 0.89 मतलब 0.9 ही हो गया। क्लियर है। यहां कितना है, 50.3 बटे 16, ये कितना आ जाएगा, 3.1 के आसपास आ रहा है। कितना रहा, 3.1 के आसपास आ रहा है। क्लियर है क्या। अब अपन क्या करेंगे, हमारे पास अगर ऐसा आया है तो अब 0.9 से भाग, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0.9 है, तो नंबर 3 क्या करेंगे, मोल बटे न्यूनतम मोल, मोल बटे न्यूनतम मोल। तो मोल बटे न्यूनतम मोल करोगे तो 0.9 ही है न्यूनतम, तो 0.9 बटे 0.9, सभी में उसी मोल से भाग देना है जिससे आप दे रहे हो 0.9, और 3.1 बटे 0.9, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो आ गया 1, ये आ गया 1, ये आएगा 3.5 के आसपास, मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए, बाकी मैं आपको बता देता हूं, डिवाइड बाई 0.9 तो कितना आ गया, देखो 3.49 मतलब 3.5 आ गया। क्लियर है क्या। अब आप यहां पर देखिए, क्या ये पूर्णांक है, यस ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। तो अगर ये पूर्णांक नहीं है तो अपन को क्या करना है, किसी एक, आराम से सुनते चलो जो बोल रहा हूं, कोई एक छोटे से छोटा नंबर लेना है जिससे कि ये पूर्णांक में बदल जाए। तो सर वो तो 2 है, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको गुणा करोगे, क्योंकि अगर आप इसको गुणा करोगे तो इनका अनुपात बदल जाएगा, जो अपन यहां पर याद करते आ रहे, तो सभी को गुणा करना है। क्लियर है। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, ध्यान देंगे, हमारे पास 1 गुणा 2 बराबर 2 आ गया, 1 गुणा 2 बराबर यहां पर भी 2 आ गया, 3.5 गुणा 2 यहां पर कितना आ गया, 7 आ गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, mg कितने हैं, 2, फॉस्फोरस कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 7, Mg2P2O7, ये आ गया हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, जिसको सरलतम बोलते हैं। तो जो लोग बी 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 कर रहे थे, ऐसे बीबी नहीं मिलती है बेटा, ऐसे बीबी नहीं मिलती है। गुरुजी ऐसे क्यों बोलते हो आप, बेटा इसी लायक हो तुम। ऑप्शन ए 52.0, देखा बी में कितनी जनसंख्या थी बेटे। चलिए क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। अरे गर्व खत्री जी कह रहे हैं पीडीएफ क्वालिटी बढ़ा दो, कौन से पीडीएफ की क्वालिटी बढ़ा दूं, और कितनी क्वालिटी चाहिए देखो, है भाई, जल्दी कॉपी करिए भाई फटाफट से, शाबाश, इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए भाई ठीक है, अब थोड़े और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। मान लीजिए
कि सर वो n कैसे ज्ञात, ये एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे। चलो अच्छा चलो रुको, ये बाद में करेंगे, अभी बाद में अभी मत करो, अभी नहीं, रुको रुको। हाँ ये करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें हमारे पास दोनों चीजें पूछी है, मतलब अणुसूत्र तक है। आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र चुनिए। आणविक सूत्र चुनना है भाई साहब अपन को, अपनी मर्जी से नहीं चुनना है, बट जिसमें आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है 69.9% है हमारे पास आयरन और 30.1% है ऑक्सीजन। तो इसका आणविक द्रव्यमान 160 दे रखा है हमारे पास, अणुभार दे रखा है हमारे पास भाई साहब। करो शाबाश, खुद से करिए, खुद से। यहां पर हमारे पास आयरन लिख दिया मैंने और ऑक्सीजन लिख दिया, चलो शाबाश। सबसे पहले नंबर 1 ग्राम में बदलो, ग्राम में बदलेंगे तो 69.9 और यहां पर कितना आ गया 30.1 ग्राम। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी खुद से करेंगे। क्लास नोट्स क्वालिटी मतलब समझा नहीं मैं, क्या बोलना चाह रहे हो? नोट्स की पीडीएफ क्वालिटी भाई क्या रहता है, पूछता हूं मैं। मेरी आवाज आ रही है क्या तक? आ रही है तुम्हें आवाज? नोट्स की पीडीएफ क्वालिटी क्या रहती है? अरे नोट्स की पीडीएफ क्वालिटी क्या रहती है भाई? पता कह रहे नोट्स की पीडीएफ क्वालिटी बढ़ा दो, क्लास नोट्स पीडीएफ क्वालिटी कम है, तो अपलोड करते टाइम होता है क्या कुछ? ठीक है आज देखते हैं अपन, आज एफ ई का भाई अणुसूत्र नहीं बेटा, उसको परमाणु भार बोलते हैं। एफ ई के लिए लेना है अपन को 55.85 होता है, बट 56 ले लो। ठीक है, मतलब ऐसे क्या, ऐसे ऐप पे सही अपलोड नहीं हो रहा क्या? ठीक है मैं देखता हूं, आज देखता हूं मैं। मतलब तुम यही बोल रहे हो ना, जो नोट्स अपलोड होते हैं उनकी क्वालिटी सही नहीं है? ठीक है मैं देख लूंगा आज। हाँ भाई, तो अब ज्ञात करेंगे अपन मोल। नंबर 2 में क्या करते हैं अपन, मोल ज्ञात करते हैं। तो मोल में क्या आएगा हमारे पास 69.9 बटे, आज तुम्हारे भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व करते करते आंखें बाहर आ जाएंगी, 30.1 बटे 16। चलो कैलकुलेटर की सहायता ले लो, फटाफट से कर दो। 69.9 बटे 56 कितना आ रही है भाई? 1.25 के आसपास बोल सकते हो, 1.25। और ये कितना आ रही है भाई साहब? अरे यार 30.1 बटे 16, 1.88, मतलब ठीक है 1.88 ही रहने देता हूं मैं इसको, ये आ गया। अब यही कम है अपन को पता है। नंबर 3 क्या करते हैं, 1.25 बटे 1.25 बराबर, ये तो 1 आ गया और ये आ गया 1.88 बटे 1.25, तो बटे 1.25 कितना आएगा? ये आ गया 1.5। ये आ गया। क्या हमारे पास ये पूर्णांक है? नहीं, ये तो है पर ये नहीं है, एक तो पूर्णांक रहेगा ही हमारे पास। तो इसको क्या करें, इसको भी 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो पूर्णांक में बदलने के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2 और ये आ गया हमारे पास 3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इंपेरिकल फॉर्मूला आया Fe2 और ऑक्सीजन कितने 3। ये आ गया हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है क्या? चलिए भाई ठीक है। तो अब अपन याद करते हैं हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट याद करते। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट Fe कितना है भाई 56 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणा 3, तो 112 और 48, ये तो 160 हो गया। ठीक है, अब अपन याद करेंगे n। ये n हमारे पास पूर्णांक है, मोल नहीं है, ये मोल नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या करेंगे, n बराबर 160, मतलब यहां लिख देते हैं mw बटे EFW। तो अणुभार कितना दे रखा है 160
और यो भी कितना 160 ही है, मतलब ये 1 ही आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा जिसको अणुसूत्र बोलते हैं वो इंपेरिकल फॉर्मूला और गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा n। तो यहां लिख देंगे अपन क्या है भाई, ये हमारे पास है Fe2O3 और गुणा क्या आ गया, गुणा में आ गया 1। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर Fe2O3, यही आ जाएगा। बस गुणा 1 करोगे तो कुछ चेंज आएगा नहीं, मतलब आंसर जो है वो सेम ही है, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इंपेरिकल फॉर्मूला बन रहा है। अभिलाषा करिए आई एम फ्रॉम छतरपुर। बेटा क्या करे तो फिर बताओ, छतरपुर से हो तुम तो क्या करे उसमें, मतलब कौन सा ऐसा तुमने तीर मार दिया भाई साहब, कौन सा तुमने ऐसा मतलब बड़ा काम कर दिया कि भाई छतरपुर से, देख रहे हो कितनी बड़ी बात है। ओ सॉरी 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 अंश जी, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे, माफी। यस मैंने गलती कर दी, ऑप्शंस पे मैंने ये रख दिया, इसके लिए हम बड़ी मात्रा में माफी चाहेंगे, छोटी मात्रा में नहीं बड़ी मात्रा में। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर दोगे। चलिए भाई एक और क्वेश्चन हो जाए, समझ गया मैं। एक कह रहा है सर जी ऑपरेशन नहीं दिखते हैं ये नहीं है ऑपरेशन, ऑपरेशन वो है जो डॉक्टर बनने के बाद करोगे, इनको ऑप्शन बोलते हैं, इनको ऑप्शन बोलते हैं। वहां ऑपरेशन यहां ऑप्शन है ना, अलग अलग चीजें बेटा दोनों। चलिए नेक्स्ट। तो देखो हमेशा जो अणुसूत्र रहेगा, जो अणुसूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, एन, मतलब ये पूर्णांक आएगा हमारे पास, ये हमेशा क्या मिलेगा, पूर्णांक। तो अणुसूत्र हमेशा जो मूलानुपाती सूत्र है उसका पूर्णांक में ही गुणनफल रहेगा। मतलब यहां पे 1 आया, मान लीजिए 2 आ जाता, तो 2 आ जाता तो ये बन जाता Fe4O6, अगर 3 आ जाता तो Fe6O9, 4 आ जाता Fe8O12, इस तरीके से हमारे पास चीजें रहती। क्लियर है क्या। जैसे मान लो ये हमारे पास एक हल्का सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा, हल्का ही दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ है नहीं। यहां पर आपको क्या दे रखा है, एक मूलानुपाती सूत्र दे रखा है कि भाई CH2O2 एक मूलानुपाती सूत्र है। तो कह रहा है इसका आणविक सूत्र क्या होगा, तो अभी यहां पर अणुभार तो दे नहीं रखा, तो इसका मतलब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा संभव है जो इसका आणविक सूत्र हो सकता है, जो इसका आणविक सूत्र हो सकता है। एन कहां से आया, एन बेटा कैलकुलेट करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर भार मतलब अणुभार बटे मूलानुपाती भार। गुनगुन जी सुनाओ बेटा, गुनगुन सुनाओ सुनाओ सुनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। देखिए भाई हमारे पास ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O2। तो यहां पर अगर देखोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो है 1:2:2। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, अणुसूत्र होगा, वो हमारे पास इसका पूर्णांक गुणनफल ही होगा। मतलब क्या क्या हो सकता है भाई, एक तो मान लो CH2O2 हो गया, मान लो एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो ये तो आ गया जब n बराबर 1 होगा, मतलब इसको इसी से गुणा कर देंगे, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, यहां पर आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला गुणा n, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O2, O2 ये ना, हाँ भाई, कि इनटू n। अभी n का मान क्या हो सकता है, n बराबर होगा 1 2 3, इस तरीके से होगा। तो अगर मैं n बराबर 1 ले लूं तो ये आ गया, n बराबर अगर 2 लिखे तो कार्बन आ जाएगा 2, हाइड्रोजन हो जाएगा 4, ऑक्सीजन आ जाएगा 4। अगर n का मान 3 हुआ तो कार्बन हो जाएगा 3, हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। अगर n बराबर 4 हुआ तो हमारे पास कार्बन कितने हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 8। इस तरीके से हमारे पास हो सकता है, मतलब ये अणुसूत्र हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इनमें से जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, इसमें से जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अरे क्लियर है क्या। तो यहां पर देखते हैं हमारे पास C2H2O2 ना, क्योंकि यहां इनका अनुपात क्या है 1, भाई ये तो 2:1
2:2 में आ रहा है, क्या ये संभव है? नहीं। अनुपात हमारे पास क्या आएगा? इनका अनुपात 1:2:2 होना चाहिए। यहां देखेंगे तो 2:2:4, इनको अगर कट करेंगे तो 1:1:1:1:2, तो ये भी क्या हो गया? गलत। 1:2:2 रहेगा। यहां 1 अनुपात ऐसे लिख लो पहले, चाहे 2:4:4, जिसको 2 से कट करोगे तो 1:2:2 आ जाएगा, जो कि सही है। देख लो हमारे पास n बराबर 2 आते, हमारे पास ये बन रहा है। ये तो 1:4:4 बन रहा है, क्या ये हो सकता है? नहीं। तो जो अणुसूत्र रहेगा वो मूलानुपाती सूत्र के अनुपात में ही रहेगा, अनुपात वही रहेगा, संख्या अलग हो सकती है बट अनुपात नहीं बदलेगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 75% के आसपास सही जवाब है। और देखते हैं हमारे पास, चलो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। एक होता है हमारे पास वाष्प घनत्व। पहले घनत्व लिख लो, पहले ये लिख लो, चलो घनत्व, ये लिखना भाई घनत्व। घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को। और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, बट ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको लिखते हैं अपन डेंसिटी। क्या कहलाता है हमारे पास? घनत्व क्या कहलाता है? चैट ऑफ कर देता हूं, लिखो फटाफट से। वैसे ये चीज आपको आती है बट फिर भी जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखिए। इकाई आयतन में उपस्थित इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक है क्या? इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोले हाँ सर। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व जिसको अपन डी से लिखते हैं, ये हो जाएगा द्रव्यमान, और आयतन में इकाई आयतन यानी कि आयतन से भाग दे देंगे, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा घनत्व। क्लियर है क्या? इसके बारे में भरपूर मात्रा में अपन आगे बात करेंगे। तो डी बराबर एम बटे वी, या यहां से एम बराबर क्या आ जाएगा? डी गुणा वी, जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है? देखो ये हमारे पास एक रास्ता है, घनत्व रास्ता है द्रव्यमान से आयतन जाने का या आयतन से द्रव्यमान के पास आने का। अगर आपको द्रव्यमान पता है, आयतन पता करना है, तो ये हमारे पास घनत्व है। मान लो हमारे पास आयतन ज्ञात करना हो तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा? एम बटे डी। तो अगर आपको आयतन पता है और द्रव्यमान पता करना है तो द्रव्यमान के लिए आयतन को घनत्व से गुणा कर देंगे। अगर आपको द्रव्यमान पता है और आयतन पता करना है तो द्रव्यमान को घनत्व से भाग दे देंगे। याद नहीं करना है कुछ भी, आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है? तो जब कभी भी अपन को द्रव्यमान से आयतन के पास जाना हो, मतलब द्रव्यमान दे रखा है और हमें आयतन की जरूरत है, तो अपन क्या करेंगे? घनत्व की सहायता लेंगे। अगर आपको आयतन पता हो और द्रव्यमान की आवश्यकता है तो अपन क्या करेंगे? तो भी हमारे पास घनत्व की सहायता लेंगे। घनत्व की सहायता लेने का मतलब यह है कि सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है क्या? यहां लिख भी देता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको दिक्कत ना रहे, थोड़ा दिमाग में बैठा रहे, है ना। इस तरीके से पॉइंट लिख देंगे कि आपको दिक्कत ना रहे, कि यहां पर रोचक पॉइंट है कि द्रव्यमान से आयतन के पास या आयतन से द्रव्यमान के पास
द्रव्यमान से आयतन के पास या आयतन से द्रव्यमान के पास जाने के लिए घनत्व से बात करनी होती है। अब बात करनी होती है का मतलब ये नहीं है कि हेलो 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 घनत्व बोल रहे हैं, कहां पे हो आप, आ जाओ आपकी जरूरत है, ऐसे नहीं, मतलब घनत्व का सूत्र यूज करना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। जब हमारे पास द्रव होता है या ठोस रहता है, तो ठोस या द्रव के लिए तो हमारे पास यहां पर ये यूज कर लेते हैं, ठोस या द्रव के लिए तो हमारे पास यही वाला यूज कर लेते हैं एज इट इज। ठीक है, पर जब हमारे पास आती है गैस, तो गैस का आयतन तो भाई साहब ताप पे निर्भर करता है, दाब पे निर्भर करता है। यस और नो? गैस जो होती है हमारे पास, गैस को तो अपन संपीड़ित कर सकते हैं, स्टार्टिंग पढ़ा था अपन ने जब द्रव्य के प्रकार पढ़े थे, मैटर मैटर के जब क्लासिफिकेशन किए थे, तो अपन बोला ना गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, उसके आयतन को कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। तो इसलिए हमारे पास गैस के लिए अगर मैं बात करूं कि फॉर गैस गैस के लिए भी फॉर्मूला वही है, द्रव्यमान बटे आयतन ही बस। गैस के लिए हमारे पास क्या है, घनत्व बराबर मोलर द्रव्यमान, मतलब एक मोल का द्रव्यमान, बटे मोलर आयतन। मतलब एक मोल का द्रव्यमान बटे एक मोल का जो आयतन है हमारे पास, वो लिया जाता है। क्लियर है क्या? ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमारे पास गैस का जो घनत्व है वो दो प्रकार का होता है। गैस का जो घनत्व होता है वो हमारे पास क्या होता है, दो प्रकार का रहता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है हमारे पास एक होता है हमारे पास सापेक्षिक घनत्व, एक होता है वाष्प घनत्व। एब्सोल्यूट डेंसिटी लिख लो नंबर एक, और दूसरा है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। सर जी, ओ गुरुजी महाराज की जय हो, यो अंग्रेजी मीडियम में कहां से आ गए? अरे बेटे रुक जाओ। सापेक्षिक घनत्व, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बताना भाई, एब्सोल्यूट का मतलब बताओ तो जरा, मैं वेट कर रहा हूं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी 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 भाई, शाबाश। क्या बोलते हैं, वास्तविक, आपेक्षिक, नहीं नहीं, वास्तविक बोल सकते हैं अपन, आपेक्षिक नहीं, आपेक्षिक नहीं बोलते, निरपेक्ष, विकास सैनी जी, हाँ निरपेक्ष। ऑर्गेनिक में भी आता है हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, निरपेक्ष विन्यास। तो निरपेक्ष घनत्व, तो निरपेक्ष घनत्व तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास जो है निरपेक्ष घनत्व बराबर क्या रहता है, डी बराबर मोलर द्रव्यमान बटे मोलर आयतन।
ये जो अपन ने कैलकुलेट किया ये हमारे पास निरपेक्ष घनत्व ही है। ठीक है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास, तो ये दे रखा है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का मतलब क्या है? सापेक्षिक मतलब किसी, जैसे अपन ने ज्ञात किया था रिलेटिव एटॉमिक मास, आरएम कैलकुलेट किया था। आरएम में क्या था कि भाई कार्बन 12 के 1/12वें भाग के सापेक्ष में अपन एटॉमिक माप मतलब परमाणु भार ज्ञात कर रहे थे। तो यहां पर भी ऐसा रहेगा। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि यहां पर आएगा रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी बराबर गैस का घनत्व बटे दूसरी गैस का घनत्व। मतलब घनत्व रहेगा बट किसी एक गैस का दूसरी गैस के सापेक्ष। हाँ, ताप और दाब जब आप ये देख रहे हो तो समान होनी चाहिए, टी और पी समान होना चाहिए। यहां पर भी टी और पी समान होना चाहिए। अब देखो एक बात मैं आपको समझाता हूं जो आपका थोड़ा माइंडसेट रहता है। वो आपको लग रहा होगा सर इतनी चीजें क्यों बता रहे हो आप, मतलब ये वाली चीज तो हमने ऐसे तो नहीं पढ़ी सर पहले। सर ये नहीं पढ़ते ना, रहने देते। हाँ बिल्कुल, ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपके पास जितनी कम चीजें आती है आपको पढ़ते टाइम उतनी अच्छी लगती है कि यार सही है, सब समझ में आ रहा है, कम कम चीजें याद भी कम करनी पड़ रही है ना, तो आपको अच्छा लगता है कि यार हाँ सही है यार ये तो। बट जब एग्जाम आता है तब आपको अगर वहां से चीजें नहीं आती, अरे यार ये तो नहीं, ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। इसलिए बेटा यहां पसंद नापसंद वाली बात नहीं है। देखो आप ये समझो, यहां आप पसंद नापसंद के लिए थोड़ी ना आए हो, आप आए हो सिलेक्शन के लिए। मान लो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप क्या जा रहे हो डॉक्टर के पास, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे यार ये डॉक्टर तो अच्छा नहीं दिख रहा। मान लो कि यार अपन को मान लो मतलब समझिए ना तुम, ये डॉक्टर अच्छा नहीं दिख रहा, इससे नहीं करवा रहा मैं इलाज, या इससे नहीं करवा रही मैं इलाज, यस और नो? नहीं, वहां इस मोटिव से थोड़ी जाते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा दिख रहा नहीं दिख रहा। वहां इस मोटिव से जाते हैं कि भाई साहब ये सही कर सकता है नहीं कर सकता, इलाज कैसा कर रहा है, ट्रीटमेंट कैसा कर रहा है, उससे मतलब होना चाहिए ना। अच्छा बुरा शादी में देख लेना भाई, जहां देखना है वहां देखो ना, जहां जो चीज देखनी है वो वहां देखना। बोले नहीं नहीं ये वाली दवाई नहीं लूंगी मैं, ये कड़वी है, मुझे इस कलर, ये कलर की दवाई मेरे को चाहिए नहीं, ये कलर मेरा फेवरेट कलर नहीं है, मेरे को मेरे फेवरेट कलर में ही दवाई चाहिए, मैं ये टेबलेट लूंगी नहीं क्योंकि ये मेरे फेवरेट कलर में टेबलेट नहीं है। लड़कियों के लिए मतलब लुंगी ही क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जनरली ये चीज लड़कियों के लिए होती है, लड़कों के पास ऐसे बहुत ज्यादा चॉइस होती नहीं है भाई। लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है, लड़कों के साथ ऐसे चॉइस नहीं दी जाते, बोले यही है तो वो ऐसा रहता है भाई, हाँ ठीक है जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। टैबलेट बोले भाई लेनी है जैसी है ले लो, कोई दिक्कत। कपड़े लेने जा रहे हो, तुम बोलो, अगर लड़की बोल रही है मम्मी को, मम्मी मेरे को ये कलर पसंद नहीं है, ठीक है बेटा कोई नहीं दूसरी दुकान पे चलते, पापा को बोलोगे, पापा भी अगर गुड़िया लेके चले जाएंगे। अगर तुम लड़के हो बोलो पापा को, पापा मेरे को ये कलर पसंद नहीं, मारा चपाट, क्या करे कलर का, पहनना ही तो है, पहन इसको, कलर पसंद नहीं है इसको तो। जनरली ऐसा होता है, सामान्यतः ऐसा होता है। कलर सबका अलग अलग फेवरेट होता है, उसका मैं कलर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है और ये सच्चाई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भाई लड़की लड़की लड़का, वैसा नहीं, जो सच्चाई वो है सच्चाई, क्या करे भाई। तो मैं वही बता रहा था कि यहां ऐसे नहीं कि अरे यार ये तो भाई वो वाला खेल नहीं है, यहां पर ये देखना है कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो आपके एग्जाम का होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सापेक्षिक घनत्व आ गया किसी एक गैस का घनत्व दूसरी गैस के सापेक्ष में, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करेंगे, लिख भी देता हूं मैं, सापेक्षिक घनत्व क्या रहेगा, किसी एक गैस का घनत्व दूसरी गैस के सापेक्ष में। एक पदार्थ लिख दो, चाहे किसी एक पदार्थ, अगर वो गैस है तो गैस आ जाएगी, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी एक पदार्थ का घनत्व दूसरे पदार्थ, तो अगर गैस के बारे में बात हो रही है तो गैस हो जाएगा।
उसको क्या बोलते हैं अपन, सापेक्षिक घनत्व। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया, इतना ज्यादा काम आता नहीं है वैसे ये। देखो अब हल्का सा देखो, यहां पर हल्का सा देखना चाहेंगे, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं। घनत्व की जब बात हो रही है गैस के लिए, तो आदर्श गैस के लिए बात कर रहे अपन। हाँ कुसुम कह रहे हैं मेरे भाई के साथ ऐसे होता, अरे सबके साथ यही होता है, मोस्टली लोगों के साथ यही होता है। ठीक है, आ जाओ भाई, पीवी बराबर एनआरटी। एन बराबर क्या होता है, यह आदर्श गैस समीकरण है, ये हमारे पास क्या होती है बेटा, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, अब ये वाला चैप्टर हट गया हमारे सिलेबस से, बट फिर भी अपन को पढ़नी तो है, आदर्श गैस समीकरण। ये आएगी काम, ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में भी आती है, तो ये काम तो आती है बेटा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर एनआरटी दे रखा है, पीवी पीवी बराबर एन को लिख सकते हैं अपन डब्ल्यू बटे एम डब्ल्यू, डब्ल्यू बटे क्या लिख सकते हैं, एम डब्ल्यू, और यहां पर क्या गया, आर टी। क्लियर है, इसको यहां भेज देता हूं मैं, तो पी एम डब्ल्यू यहां पर आ गया बराबर डब्ल्यू बटे वी, और ये आ गया आर टी। अब यहां पर अगर देखोगे तो ये क्या है, भार, और ये क्या है, आयतन। तो भार बटे आयतन को क्या बोलते हैं, घनत्व बोल गए। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि पी एम डब्ल्यू और आर टी को अगर मैं इधर ले आऊं, बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बटे वी, जिसको आप क्या बोल सकते हो, घनत्व बोल सकते हो, डी। तो कुल मिला के अपन गैस के लिए ऐसे बोल देते हैं, डी बराबर क्या होगा, डी बराबर पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी, पी एम डब्ल्यू बटे आर टी। अब अगर हमारे पास ताप और दाब समान हो, आर तो समान रहता ही है सभी के लिए, ताप और दाब भी समान कर दे, तो घनत्व मतलब किस पर निर्भर करेगा, उसके अणुभार पर, जिसका अणुभार ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हमारे पास आता है भाई। ठीक है, अब देखो हमारे पास मान लो आपको निकालना है कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, NO2 का घनत्व CO2 या O2 के सापेक्ष। ताप और दाब अपने आप से ही समान रहेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर अपन को सापेक्षिक घनत्व निकालना है, तो डी सापेक्षिक लिख देता हूं मैं। तो यहां पर क्या आएगा, NO2 का घनत्व बटे O2 का घनत्व। तो NO2 का घनत्व लिखेंगे तो ये वाला सूत्र लगाएंगे NO2 के लिए, P MW बटे RT, किसका, NO2 का, और बटे में क्या आएगा, P MW बटे RT, किसका, O2 का। तो अब देखो बाकी सारी चीजें समान, P समान P समान, समान ताप दाब पर होगा, RT समान RT समान। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, D सापेक्षिक जो आएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा MW, किसका, NO2 का, और बटे MW, किसका, O2 का। तो बस आप यही दिमाग में रखो कि जब कभी भी अपन को सापेक्षिक निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, अणुभार का अनुपात लिखना है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसका अणुभार नीचे, और जिसका निकालना है जैसे O2 NO2, तो NO2 पर O2 नीचे। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, जब ये निकालना रहेगा, NO2 का अणुभार कितना रहता है हमारे पास, 46 आएगा, 16 दूनी 32 और 14 46 बटे O2 का कितना रहता है, 32। काट लो जितना कट रहा है, नहीं कट रहा तो मत काटो, ऐसे लिख देता हूं मैं, चलो अपने पास कैलकुलेटर दिख रहा है, 46 बटे 32, 1.43, और इसी को यूनिट रहेगी क्या,
4 4 लिख देता हूं। यूनिट रहेगी क्या? नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इकाई रहित। इकाई रहित लिख लो भाई, इकाई रहित। क्यों? क्योंकि सर घनत्व का अनुपात है तो वो यूनिट तो कट जाएगी। इकाई रहित है, क्या हो जाएगा हमारे पास? कट जाएगी। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं यहां पर तो आप ऐसा लिख सकते हो कि गैस के लिए सापेक्षिक घनत्व गैस का जब लिखना है तो गैस के लिए तो आप क्या लिखोगे? ऐसे लिख लो, गैस MW ऑफ गैस 1 आ नहीं रहा यहां पर, ऐसे ले लेता हूं मैं, डी सापेक्षिक बराबर, ये अब सूत्र अपन ने देख लिया, यहां पर क्या आएगा? MW ऑफ गैस 1 जिस भी गैस का है बटे MW ऑफ गैस 2। तो जब कभी भी आपसे ऐसे पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस अणुभार का, अब मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली सूत्र लिखा देता, बट फिर आपको ऐसा लगता है कि यार रटना पड़ रहा है इतनी सारी चीजें। अब आपके समझ में है ये चीज, और जब चीजें समझ में आ जाती है फिर उनको याद करना आसान हो जाता है। हमारे इतनी सारी चीजें क्यों याद है? इसी वजह से। एक तो बहुत बार पढ़ते हैं, दूसरा समझ के काम करते हैं। क्लियर है? अब सापेक्षिक घनत्व में एक चीज है हमारे पास, वो आता है वाष्प घनत्व। लिखो, सॉरी मतलब वेपर डेंसिटी। जल्दी 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 से आवाज। इतना जल्दी लिखो, फिर लिखते हैं वाष्प घनत्व, उसकी वजह से मैंने पढ़ाया है। हो गया होगा भाई, चलो। तो एक होता है हमारे पास वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व भी सापेक्षिक घनत्व ही है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वेपर डेंसिटी। और इसको वीडी से लिखते हैं, वीडी। इस वीडी से ज्यादा फेमस एक और वीडी है 28 फरवरी वाला, विश्वास दिवस, पीडब्ल्यू का विश्वास दिवस है ना, उसको वीडी बोलते हैं। तो वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है? ये भी सापेक्षिक घनत्व है, बस ये सापेक्षिक घनत्व किसके सापेक्ष में रहेगा? H2 गैस, किसी गैस का H2 के सापेक्ष दिए गए ताप एवं दाब पर घनत्व वाष्प घनत्व यानी कि वेपर डेंसिटी कहलाता है। बस कुछ नहीं है, H2 के सापेक्ष जो घनत्व है उसी को क्या बोलते हैं अपन? वेपर डेंसिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन? वेपर डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है क्या? देखो अब, तो वेपर डेंसिटी बराबर यहां पर क्या आएगा? गैस का घनत्व किसी भी, तो MW गैस, अभी तो आपको सिखाया है मैंने कि जब कभी भी आपको सापेक्ष घनत्व निकालना है तो एक गैस का आयतन, एक गैस का अणुभार बटे दूसरी गैस का अणुभार। क्यों? बाकी चीजें तो कट जाएंगी, प्रेशर से प्रेशर कट गया, ताप से ताप कट गया, और आर तो नियत रहता ही है, तो आर से आर कट जाएगा। तो यहां पर आ गया पीड एम गैस बटे MW दूसरी गैस, तो हमें पता है कौन सी है, किसके सापेक्ष में हो रही बात? H2।
तो यहां पर वेपर डेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा mw और बटे में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि H2 का अणुभार मोलर द्रव्यमान हमको पता है कितना होता है 2 होता है। तो यहां पर ये आ जाएगा mw बराबर 2 गुना वेपर डेंसिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए पूरी रामायण पढ़ाई है मैंने, 15-20 मिनट जो लगाए हैं वो इस चीज के लिए लगाए हैं। मैं चाहता तो डायरेक्टली बता देता, बट अगर मान लो एनटीए वाले घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो अब आपको पता होगा। क्लियर, जल्दी करेंगे शाबाश। अणुभार बराबर 2 गुना वेपर डेंसिटी, या वेपर डेंसिटी बराबर 2 गुना क्या रहता है हमारे पास में। अच्छा, अगर बाई चांस भूल जाओ, कभी याद नहीं रहे कि यार कौन किसके बटे में है, तो एम यानी कि अपन मोहन, मोहन के बराबर अगर आपको वीडी को लेके आना है तो वीडी को 2 से गुणा करना पड़ेगा तब आएगा। मतलब बड़ा कौन है, एम बड़ा है और वीडी छोटा है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो वीडी को अगर एम के बराबर लाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। जल्दी करे शाबाश, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं इससे आगे। जल्दी शाबाश। मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा देता, बट मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूला ही याद करते रहो बस। क्लियर है क्या? चलिए, तो अब हमारे पास एक शानदार क्वेश्चन आता है। किसी गैस का आणविक सूत्र दे रखा है आपको, CHN है। यदि गैस का वाष्प घनत्व 39 है तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? CHN है। तो हमारे पास यहां पर अणुसूत्र वाष्प घनत्व दे रखा है, तो यहां पर वेपर डेंसिटी दे रखी है कितनी है 39। तो अगर मेरे को अणु बाहर निकल जाएगा तो पता लग जाएगा। तो MW कितना आ जाएगा, MW बराबर क्या होता है 2 गुना वेपर डेंसिटी। तो यहां क्या आ जाएगा 2 गुना 39 बराबर कितना आ गया 78। 78 आ गया। इसका मतलब मोलिकुलर वेट 78 आ गया। ये क्या है इसका एम मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बता रखा है उसने, CHN। तो यहां से मोलिकुलर फॉर्मूला वेट, यहां से कितना आ रहा है मोलिकुलर वेट, यहां से कितना आ रहा है, ये आ रखा है हमारे पास मोलिकुलर वेट। कार्बन का कितना 12 गुणा 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 1 और गुणा में कितना आ गया n, मतलब ये आ गया 13n। और ये अनुभार और ये अनुभार तो सेम ही तो बात हो रही है। इसका मतलब 13n बराबर कितना आ गया 78 आ गया। भाई ये भी अनुभार है और ये भी अनुभार है, ये n के रूप में, तो अपन को n ही तो चाहिए। तो 13n बराबर ये 13 कम 13 13 छिंग 78, तो n का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CHN, n का मान कितना रख दो CH6 आ गया। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H6, यानी कि बेंजीन की बात हो रही थी। C6H6 कहां दे रखा है, ऑप्शन डी में। किसमें दे रखा है, ऑप्शन डी में। क्लियर है, डन। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि बस ये बताया हो गया काम, नहीं, आपको पता होना चाहिए डेंसिटी जब कहीं भी काम आएगी। अब चाहे कैसी भी डेंसिटी काम आए, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो डेंसिटी का भी। बहुत बढ़िया, 63% है, बहुत शानदार। मैंने बोला कि क्वेश्चंस की कमी नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। चलिए भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं क्या, या अपन ही करें, चलो ये क्वेश्चन भी अपन करते हैं फिर देते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण पर कार्बन दे रखा है 54.2%, हाइड्रोजन दे रखा है 9.2%। चलो ये होमवर्क के लिए है। अब यहां पर ध्यान देना, अगर आप देखोगे तो इस दोनों का प्रतिशत का योग 100 नहीं हो रहा है, 54 और 2, 54 और 9 कितना होगा 63, 63.4 हो रहा है। क्या पूरा 100% हो रहा है, नहीं। इसका मतलब ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना आएगा 100 माइनस 54.2 प्लस 9.2, यानी कि 63.4 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 36.6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का प्रतिशत ही 36.6 आ जाएगा। तो ये होमवर्क का है, करिएगा खुद से, मजा आएगा। जब तक खुद नहीं भिड़ोगे तब तक स्वाद कैसे आएगा। ठीक है, चलो और देख रहा हूं मैं इस तरीके का जो क्वेश्चन हो, जो आपको, फिर अपन देखेंगे इसमें अलग प्रकार के कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ही हो गया। अब आपको एक कल होमवर्क का एक क्वेश्चन ये करते हैं अपन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाए भाई एक। आणविक द्रव्यमान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो ज्ञात करना है भाई। जल्दी 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 भाई, शाबाश।
चलो डन। आणविक सूत्र किसी अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही संख्या को दर्शाता है, अनुपात को नहीं दर्शाता है केवल। ठीक है। मोलर द्रव्यमान के ज्ञात होने पर, अगर मेरे को मोलर द्रव्यमान ज्ञात होने पर आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। ये बात भी सही है। मोलर द्रव्यमान अगर पता हो तो एन का मान ज्ञात करके एन से गुणा करके अपन ज्ञात कर सकते हैं। किसी यौगिक के प्रतिशत संगठन की इसके आणविक सूत्र से गणना की जा सकती है। यस, कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास H2 है, तो कल अपन ने किया तो था कि भाई हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, कर सकते हैं अपन ये। ऐसे अपन ने Na2SO4 में भी किया था कि सल्फर का प्रतिशत कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, Na का कितना है, आणविक सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये बात भी सही, इसका मतलब बात सारी सही है। तो बात सारी सही है तो डोगेश भाई आंसर आ जाएंगे हमारे, सभी कथन सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? अरे बोलिए भाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जरूरी है, ये नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में केवल न्यूमेरिकल नहीं भाई साहब, हम सब सभी प्रकार के यहां पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। अरे क्लियर है क्या? चलिए भाई, अब थोड़े से टफ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि हमारे पास अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन था होमवर्क का, ये तो अपन कर ही लोगे। लास्ट क्लास का ये होमवर्क तो ये नेक्स्ट में ही करेंगे, ये भी अपन नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्लास का ही होमवर्क है, ये नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे अपन। ठीक है, अब आता है हमारे पास थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। एक यौगिक जिसमें दो तत्व है एक्स और वाई, प्रत्येक ही 50% अनुपात में उपस्थित है। एक्स का परमाणु द्रव्यमान 20 दे रखा है, वाई का 40 दे रखा है, तो इसका सरलतम सूत्र क्या होगा ये ज्ञात करना है अपन को। तो फटाफट से बिना किसी देरी के, बिना किसी लेट लपाट के फटाफट से कर दो। यहां पर एक्स दे रखा है, वाई दो ही है हमारे पास। अगर प्रतिशत, सबसे पहले 0.1 प्रतिशत को ग्राम में, तो ये भी 50 ग्राम आ गया और ये भी 50 ग्राम आ गया। ठीक है भाई। नंबर 2, मोल ज्ञात करते हैं। तो मोल ज्ञात करने के लिए एक्स का परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा हमारे पास 20, तो 50/20 यानी कि 5/2 आ गया। और यहां पर कितना आ गया 50/40 यानी कि 5/4 आ गया। ठीक है, अब कम वाला कौन सा है? ये है, मतलब इसको आप लिखोगे तो ये आ गया 2.5, ये आ गया 1.25। तो छोटा नंबर कौन सा है? वो है। तो क्या करेंगे, छोटे नंबर से दोनों को भाग दे देंगे। 2.5/1.25 कितना आ गया 2, और 1.25/1.25 कितना आ गया 1, मतलब ये 2 आया है, ये 1 आया है, तो यही आ गया हमारे पास। अब अपन को किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही क्या है, सरलतम अनुपात है। तो x 2 और y 1। ये डायरेक्टली भी कर सकते थे अपन, दोनों का प्रतिशत बराबर है, परंतु अणुभार एक दूसरे का क्या है, आधा। तो अगर प्रतिशत बराबर है तो इसका मतलब ये है कि भाई इनका देखो 50-50% है, इसका द्रव्यमान 20 है एक परमाणु का, इसका 40 है। तो द्रव्यमान बराबर करने के लिए इसके मेरे को 2 परमाणु चाहिए होंगे, तब जाके बराबर आएगा इसके, मतलब इसके दुगने चाहिए होंगे, और वही आ रखा है x2y, तभी तो हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत बराबर आएगा। तो ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट पूरा तरीके से अपन ने किया है। 63.2%, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। चलिए भाई ये करते हैं हमारे पास P2Q3, कर लो इसको। पहला दे रखा है P2Q3, दो तत्व P और Q संयोजित होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। P का परमाणु द्रव्यमान 12, Q का दे रखा है, P का प्रतिशत दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप घर से करोगे अगेन, एक का प्रतिशत दे रखा है तो दूसरे का 100 में से घटा के कर लेंगे और हो जाएगा। सॉल्व करेंगे खुद से, शाबाश। जब तक खुद क्वेश्चन से नहीं भिड़ोगे तब तक मजा नहीं आवेगा। AB3 तथा A3B के 0.1 मोल का द्रव्यमान क्रमशः 11 तथा 9 ग्राम है। तो A तथा B का परमाणु भार क्रमशः होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, यो बढ़िया क्वेश्चन है, यह करेंगे आप यहाँ। अब इस तरीके के क्वेश्चंस का कोई तरीका नहीं होता है, अगर आपको थ्योरी समझ में आती है तो आप कर पाओगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट देखा जाता है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, लैंग्वेज से क्या क्या चीज समझ सकते हो, वो है। और कराएंगे ऐसे क्वेश्चंस। कैसे होते हैं सर? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस से, जब तक आपके सामने नहीं आएंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे।
AB3 तथा A3B के 0.1 मोल का द्रव्यमान क्रमशः 11 ग्राम तथा 9 ग्राम है। ए तथा बी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मेरे को इनका अणुभार पता हो, देखो अगर मान लो, अब क्वेश्चन को कैसे समझेंगे आप, देखो ना, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास भाई एक्स वाई X2Y का मोलर द्रव्यमान पता है, मोलर नहीं, मोलर द्रव्यमान की बात हो रही है। मोलर द्रव्यमान पता है, मान लो 40 है, ठीक है, और मान लो XY2 का मोलर द्रव्यमान मैंने मान लिया कितना है, ये 60 है। तो अगर आपसे पूछे कि X और Y का परमाणु भार कितना होगा वो ज्ञात करो, तो आप कर सकते हो क्या? यस। कैसे? कि सर मान लेते हैं X का कितना हो गया mx और Y का कितना मान लिया मैंने my, तो यहां पर आ जाएगा सर 2mx। भाई ये 40 कैसे आया? इसका परमाणु भार प्लस इसके परमाणु भार का योग ही तो है, तो 2mx प्लस 2m सॉरी y कितना है हमारे पास 1 बराबर आ गया 40। ये आ गई समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या है? यहां पर दे रखा है सर mx प्लस 2my, इसका कितना आ गया 60। ये आ गया नंबर 2। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो कितना फर्क है। यहां पर मैं क्या दे रहा हूं आपको, लैंग्वेज में नहीं दिया, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन करवा सकता हूं जो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे कम क्लास में, पर इन वाले क्वेश्चन से आप लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे, और लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे तो दिक्कत है। अब ये एक पूरा क्वेश्चन ही है कि आपको क्या दे रखा है, X2Y का मोलर द्रव्यमान दे रखा है, XY2 का मोलर द्रव्यमान दे रखा है, और आपको क्या ज्ञात करना है, mx और my ज्ञात करने हैं। तो ये आगे अब क्या करो, हमारे पास यहां पर ये दो, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। इसको अगर मैं 2 से गुणा करूं तो ये 2mx हो जाएगा, चाहे इसको 2 से गुणा कर दो, मर्जी आपकी है, इसको 2 से कर दो इसको, क्योंकि अपन घटा के, और 2 समीकरण है, 2 अननोन है, तो मान ज्ञात करना है अपन को। तो इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2mx प्लस का 4y और बराबर कितना आ जाएगा 120। ये भी समीकरण 2 ही है, 2 से तो गुणा किया है। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो, 1 में से 2 घटा रहे अपन, 1 में से 2 घटाया, तो 1 में से 2 घटाया तो 2mx से 2mx गया, यहां बचेगा ये 4y। क्या करते हैं, 1 में से 2 घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं, ऐसे सीखा हुआ आपने। तो ये माइनस का 3y आ गया, यहां माइनस का 4y, ये प्लस का y, तो माइनस का 3y बराबर ये माइनस का 120 प्लस का 40, कितना बचेगा माइनस का 80 आ गया क्या? यस, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो my बराबर, इसको y को my लिख दो। तो यहां से आ जाएगा my बराबर 80/3। my बराबर क्या आ जाएगा 80/3 आ गया। बस अब आप my का मान कहां रख दो, my का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, एक ही बात है। my का मान अगर यहां रखोगे तो आपको mx मिल जाएगा, my का मान यहां रखोगे तो क्या मिल जाएगा mx। क्या सर ये कॉपी करना? हाँ कर लो, नुकसान थोड़ी है। तो अब यहां पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि यहां पर 0.1 मोल का दे रखा है, तो क्या मैं 1 मोल का नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते। कैसे? देखो AB3 0.1 मोल, AB3 का द्रव्यमान कितना है, 11 ग्राम। अगर वो चीज नहीं भी समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, कम समझ में आई तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, यहां पर 0.1 ये उसका अच्छा वर्जन है, ये उसका अच्छा वर्जन है, RIQ वाला क्वेश्चन है, हर कोई नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। 0.1 मोल AB3 का द्रव्यमान कितना है 11 ग्राम। तो अगर 1 मोल का याद करना हो तो ये सेम ऐसा हो गया कि भाई 5 पेन 20 रुपए के, तो 1 पेन कितने का आएगा सर, 5 से भाग दे देंगे, 20/5 बराबर 4। तो बिल्कुल हर एक चीज बेसिक से बता रहा हूं। तो यहां 0.1 मोल का पता है, 1 मोल का पता करना है, तो अपन क्या करेंगे, 1 मोल AB3 का द्रव्यमान, एक मोल AB3 का द्रव्यमान कैसे आएगा, भाग दे देंगे 11/0.1, मतलब कितना आ गया 110। कितना आ गया हमारे पास 110 ग्राम आ गया। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। 1 मोल AB3 का द्रव्यमान कितना आ गया हमारे पास 110 ग्राम आ गया। क्लियर है क्या? बोले हाँ ठीक है भाई। तो 1 मोल AB3 का द्रव्यमान आ गया, इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पर कि Ma प्लस 3Mb
का द्रव्यमान कितना है 110 है भाई। ये आगे समीकरण नंबर 1 सही है। अब दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा उसने दे रखा है A3B। अब यहां पर A3B वाला लिखो कि 0.1 मोल A3B का द्रव्यमान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास 9 ग्राम। तो वही 1 मोल का कैसे आएगा, भाग दे देंगे सर। 1 मोल A3B का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 9/0.1 बराबर 90 ग्राम। कितना आ गया हमारे पास 90 ग्राम आ गया। बस ठीक है। तो अब यहां पर समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। 3A है तो यहां पर आ गया 3MA प्लस MB बराबर कितना आ गया 90। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में 2 अननोन है, मतलब जिनका मान 2 अज्ञात है, और 2 ही समीकरण, तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, किसी एक को कट करना पड़ेगा, या तो MB को कट कर दो या MA को कट कर दो, किसी एक को कट कर दो। तो मान लेते हैं अपन MB को कट करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 को इसको 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3MB बन जाएगा। इसको मैंने 3 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा 3 3 9 9MA प्लस का 3MB और बराबर कितना आ गया 270। इसको लिख दिया मैंने समीकरण 2, और समीकरण 1 को वापस से लिख देता हूं, समीकरण 1 को वापस से लिख देता हूं, समीकरण 1 को यहां लिख देता हूं मैं वापस। यह आ जाएगा हमारे पास कितना MA प्लस 3MB और बटा में कितना, सॉरी बराबर 110। ये आ गई समीकरण नंबर 1। दोनों को घटा दो, 2 में से 1 को घटा रहे, 2 में से 1 को घटा रहे, क्या 1 में से 2 घटाओगे तब भी आंसर आएगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो जिसको घटा रहे हो उसका चिन्ह माइनस में हो जाएंगे सारे। ये गया MB से MB गया, ये बचेगा 8MA बराबर कितना आ गया 270 में से 110 गया तो 160 बचेगा। क्या 160, सॉरी 160। तो MA का मान कितना आ जाएगा, यहां से ज्ञात करेंगे तो MA बराबर 160/8 मतलब ये आ गया 20। तो MA का मान आ गया 20। तो MA का मान 20 आ गया, तो अब किसी में रख दो MA का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये मैं हटा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में मेरे को करना पड़ेगा, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर चीजें सारी समझेंगे। ठीक है, लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, टेंशन, अरे सॉरी टेंशन नहीं लेने का बेटा, लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या गया MA का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रखोगे तो क्या आएगा MA कितना है 20 प्लस 3MB बराबर कितना आ गया 110। इसको इधर भेज दो, 3MB बराबर 110 में से 20 गया तो 90, 110 में से 20 गया तो 90, तो MB बराबर कितना आ जाएगा 90/3 30 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास, तो एक आ गया 20, एक आ गया 30, ये आ गया। तो क्वेश्चन अच्छा है, यस टाइम लेगा, बिल्कुल समझने में टाइम लेगा, घर पर करोगे वापस तब लेगा, हाँ एग्जाम में नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि आप यहां पर कर चुके हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सीधे, तो वहां दिक्कत आती है कि सर ये कैसे करें, क्योंकि इस तरीके के तो किए नहीं है हमने। तो वही किए कि सर कार्बन का प्रतिशत दे रखा है, हाइड्रोजन का प्रतिशत दे रखा है, और वैसे वाले क्वेश्चन ही कर रखे हैं। तो ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। जल्दी करेंगे शाबाश। तो करेक्ट, अच्छा पोल भी किया था क्या अपन ने, यस। तो क्या आ गया बी। अगेन बोल रहा हूं RIQ क्वेश्चन है, तो यस ये वाला क्वेश्चन मेरी भी ज्यादा एनर्जी लेता है, आपकी भी ज्यादा एनर्जी लेगा। तो आप इसको ऐसे नहीं कि सर अपन ने सर अभी वो वाष्प घनत्व वाला किया था, वो तो बहुत आसानी समझ में आ गई, ये नहीं आया, यस
थोड़ी सी एनर्जी लगती है, बट इसके लिए मैंने समझाने के लिए भी तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए ना। पहले एक यहां से क्वेश्चन करवाया ये वाला, पहले यहां पर एक ये वाला क्वेश्चन समझाया, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया कि आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि आपको मोलर द्रव्यमान डायरेक्टली दे देता, बट यहां पर उसने मोलर द्रव्यमान नहीं दिया, उसने 0.1 मोल का दिया है। अब एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में 0.1 की जगह 0.5 मोल आ गया मान लो, तो 0.5 आया तो 0.5 से भाग दे के आ जाएगा, बाकी आगे की समीकरण सेम ही रहेगी। मान लो यहां 5 मोल का आ जाता तो 5 मोल से भाग दे देते, बात वही है सेम। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक क्वेश्चन आप करोगे। तत्व ए तथा बी दो यौगिक B2A3 और B2A बनाते हैं। 0.05 मोल B2A3 का भार कितना है 9 ग्राम तथा 0.10 मोल B2A का भार कितना है 10 ग्राम। तो ए तथा बी के परमाणु भार। अब मजा आएगा ना, बताओ भाई, अब मजा आएगा। एक लेवल अप वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है, वहां तो दोनों के 0.1 दे रखे थे, यहां पर एक के 0.05 एक के 0.10 है, और करिएगा क्वेश्चन सेम तरीके का है। मजा आएगा जब करोगे, तब स्वाद आएगा। क्लियर है? ये भी हमारे पास क्या है, RIQ प्लस CIQ, कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करेगा। यस, इसीलिए बोला था मैंने कि जो अपनी क्लास में रुकेगा उसको यहां सिर्फ लीपा पोती नहीं, कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे मेरे को कितने भी क्वेश्चंस करवाने पड़े। यहां पहले लिख के ला रहा हूं मैं, क्यों लिख के ला रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है अब जब यहां लिख के लाते हैं तो पहले घर पे देखना होता है कि यार क्या क्या करवाना है, क्या क्या नहीं करवाया है, वो सारी चीजें देखनी होती है। चलिए भाई, और क्वेश्चन भी है आपके पास होमवर्क के? यस, होमवर्क के और क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन भी होमवर्क का है, ट्राई करिएगा, फिर अपन कल करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, STT ये भी है, मजा आएगा भाई, कल स्वाद आएगा होमवर्क के क्वेश्चंस में। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये आ गया हमारे पास, इसको यहां रखो, तुम बेटे इधर जाओ, PYQ से जस्ट पहले। हाँ अच्छा, PYQ भी करवाओगे? हाँ बेटे, जब बोला है तो करवाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना करवाए। CO2 के 1 मोल में उपस्थित, यस होमवर्क, निम्न में से किसके अणुओं के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या अधिकतम है, होमवर्क। समुद्र जल से प्राप्त साधारण जल जिसमें 96% NaCl है, 10 ग्राम साधारण लवण में उपस्थित NaCl, होमवर्क। मजा आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, CIQ है, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान, टफ नहीं है। देखो अगेन ध्यान रखना, जब मैं CIQ लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि टफ क्वेश्चन होता नहीं, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करेगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन का मिश्रण NTP पर कितना आयतन देगा, ये अभी कर लेंगे अपन, कोई नहीं। ये तो अभी नहीं, ये नहीं हो पाएगा अभी। ये भी नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा अभी। अच्छा, ये तो वो वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है चलो ये क्वेश्चन करो। 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 32 ग्राम ऑक्सीजन का मिश्रण NTP पर कितना आयतन घेरता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 32 ग्राम ऑक्सीजन का मिश्रण NTP पर कितना आयतन घेरता है, यह बताना है आपको। चलिए भाई, 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो आप क्या करो, आप देखो NTP दे रखा है हमारे पास, वही 22.4 से ही करना है आपको। NTP मतलब 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो आप क्या करो, अगर आपसे पूछा है कि कितना आयतन घेरता है तो मैं बोल दूंगा V कुल बराबर क्या करोगे, VH2 प्लस VO2, यस और नो। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, दोनों के मोल ज्ञात करके फिर कर लो, जो आपकी मर्जी है, बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो यहां पर मुझे बताओ इसके मोल कितने हैं, NH2 सर 2/2 बराबर 1 आ गया, ठीक है भाई। N ऑक्सीजन कितना है, NO2 बराबर कितना आ गया, 32/। अब यहां पर ऑक्सीजन बोला है तो आपको ऑक्सीजन यानी कि जब आयतन की बात हो रही है तो गैस की बात हो रही है, और गैस ऑक्सीजन में किस रूप में रहता है, अणु रूप में, तो 32/32 बराबर 1, मतलब यहां पर कितना आ गया, 1 मोल ही आ गया, 1 मोल ही आ गया। तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, यहां आप चाहते तो ये कर लिया, अब ये मिल गए मोल, मोल से आयतन ज्ञात कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या था जो अपन ने देखा, सर मेरे को क्या दे रखा है, भार, और चाहिए क्या मेरे को, आयतन। तो सर भार और आयतन वाला सूत्र लगाऊंगा ना मैं, मतलब WH2
यहां देखते हैं अपन, यहां लगा देते हैं WH2 बटे MWH2, ये तो आ गया सर बाहर, बटे अब आयतन चाहिए मेरे को तो VH2 चाहिए, और बटे कितना आ जाएगा सर 22.4। मैं कहा बहुत सही, ये लगाओ, कौन मना कर रहा है। तो यहां से आ गया 2/2 बराबर VH2 बटे 22.4। तो यहां से ये तो 2 से 1, तो VH2 बराबर कितना आ गया 22.4 लीटर आ गया। ठीक बात है भाई, तो यहां पर आ गया 22.4। ठीक है, अब सेम चीज अपन किसके लिए करेंगे, O2 के लिए। अलग तरीका नहीं है, तरीका वही सेम, चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर भी क्या दे रखा है, बाहर दे रखा है आयतन चाहिए तो WO2 बटे MWO2 बराबर कितना आ जाएगा VH2। VH2 कितना है आयतन, वही तो ज्ञात करना, H2 की जगह O2 आएगा सर, VO2 बटे 22.4। तो WO2 32 बटे अणुभार भी कितना होता है 32 बराबर O2 का आयतन बटे 22.4। तो ये कितना आ गया 1, तो VO2 बराबर 22.4 लीटर। तो ये भी 22.4 लीटर, ये 22.4, तो यहां पर 22.4 बराबर 44.8। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 58%, यस, बहुत बढ़िया। चलिए एक और करते हैं हमारे पास। एक न्यूनतम वाला है क्या, चलो 2 क्वेश्चन करेंगे अपन, एक थोड़ा लेवल अप करके और एक ऐसे डायरेक्टली। चलो भाई, पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो यहां दिख नहीं रहा है, पर वो मैं लिख देता हूं, हल्का सा छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो उसमें लिखने में टाइम भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सल्फर का एक यौगिक जिसमें सल्फर का यौगिक जिसमें सल्फर का प्रतिशत, सल्फर का भार प्रतिशत 4 मान लिया मैं है, तो यौगिक का न्यूनतम तो यौगिक का द्रव्यमान ज्ञात करो। यौगिक का न्यूनतम, ऐसे करो, यौगिक का न्यूनतम अणुभार होगा। सल्फर का यौगिक है जिसमें सल्फर का भार प्रतिशत दे रखा है उसने 4, भार प्रतिशत कितना दे रखा है 4, तो यौगिक का न्यूनतम अणुभार होगा। न्यूनतम अणुभार पूछा है भाई, सल्फर का यौगिक है जिसमें सल्फर का भार दे रखा है 4%, न्यूनतम पूछा है आपसे, क्या पूछा है, न्यूनतम अणुभार पूछा है, क्या आएगा बताओ। तो जब कभी भी आपसे देखो क्वेश्चन में सबसे, अब यहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाता है, क्वेश्चन में जब बोलता हूं कि भाई क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, वो क्यों, अगर न्यूनतम अणुभार की बात हो रही है, इसका मतलब यह कि सल्फर कम से कम होना चाहिए।
न्यूनतम तभी होगा जब सल्फर क्या होगा, कम से कम होगा। और सल्फर कम से कम कितना हो सकता है, सल्फर कम से कम होगा मतलब सल्फर का एक ही परमाणु होगा। अरे भाई आधा सल्फर थोड़ी हो सकता है, बोले सर आधा कर लो ना यार सर, ए पाव कर लो सर जी पाव, ए 100-200 ग्राम सो काम चला लो ना यार बेटे, मतलब ऐसे पाव वाला सीन नहीं भाई। सल्फर का एक परमाणु, दो परमाणु, तीन, ऐसे तो होंगे सल्फर के जो परमाणु वो पूर्णांक होंगे। अब न्यूनतम अणुभार बोला है, इसका मतलब जब न्यूनतम बोला जाए इसका मतलब वो परमाणु आपको क्या लेना है, कम से कम, और वो क्या होगा, एक। तो सल्फर के एक परमाणु का भार कितना है, तो यहां पर परमाणु भार कितना हो गया, तो सल्फर का भार कितना हो गया, यहां पर सॉल्यूशन में क्या आएगा कि न्यूनतम अणुभार, न्यूनतम MW के लिए एक सल्फर होगा, एक सल्फर परमाणु होगा। तो सल्फर का भार कितना आ गया, सल्फर का भार, एक परमाणु का भार कितना होता है, 32। ठीक है, अब उसने क्या बोला है हमारे पास कि सल्फर का भार प्रतिशत क्या दे रखा है हमारे पास, उसने दिया हुआ है सल्फर का भार प्रतिशत 4 दे रखा है। तो भार प्रतिशत कैसे निकालते, कल सिखाया था कि भाई जिसका भार प्रतिशत उसका भार बटे कुल भार गुणा 100। इसका मतलब सल्फर का भार प्रतिशत का मतलब क्या है कि सल्फर का भार बटे कुल भार, कुल भार क्या होगा उसका अणुभार, अरे कुल भार क्या है उसका अणुभार ही तो है, और गुणा 100, ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। सल्फर का भार क्या है वो पता चलेगा कि सल्फर के कितने परमाणु हैं, तो न्यूनतम के लिए एक परमाणु है, तो इसका मतलब कितना आ गया 32 बटे MW और गुणा 100 बराबर 4, तो 4 एकम 4, 4 8 32। MW इधर गया तो MW बराबर कितना आ गया 800, इसका मतलब कितना अणुभार रहेगा 800 रहेगा। कितना अणुभार रहेगा 800, क्लियर है क्या, ये रहेगा। अब इसका एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये तो इजी वाला हो गया, एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए आपको। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हो, ये संगीता जी का कहना है। आप बताइए भाई संगीता जी को मैं क्या रिप्लाई दूं। संगीता जी का कहना यह है, 43 मिनट पहले मैसेज आया था, वो हमने चैट बंद कर दी थी कि सर मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप मेरे बात नहीं सुनते हो। अब मेरे पास क्या है बेटा, मतलब लिमिटेड सोर्स है सुनने के, कान वान के, इनका काम क्या है, ये सुन सकते हैं जब कोई बोले, ये ऐसे सुन नहीं सकते जैसे मान लो कोई कुछ लिख के दे रहा है तो वो सुन नहीं पाते, तब मेरी आंखें काम आती है। तो संगीता जी हमारा थोड़ा आंखों का काम है देखना पढ़ना, कानों का काम है सुनना, तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे करे, कानों को कैसे प्रिपेयर करे कि आपकी बात को सुन ले। संगीता जी मैं मान रहा हूं आपके नाम में संगीत है, बट हम उस संगीत को सुन नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। भरपूर मात्रा में माफी, हल्की हल्की नहीं, भरपूर मात्रा में। आप हमको माफ कर दो, माफी तो मिल ही सकती है, मतलब चलिए भाई ये देखो, सिस्टीन 26.7% भाग सल्फर रखती है, तो आपने बताया सल्फर का प्रतिशत कितना है 26.7। इस अणु में सल्फर के 2 परमाणु है, थोड़ा सा अपग्रेडेड उसने बता दिया, मतलब इजी हो गया। इस बार तो उसने सोचना ही नहीं दिया कि कितने हैं, बोले 2 है। तो बताओ आणविक भार कितना होगा, ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, कल भाई साहब मसाला बहुत है हमारे पास होमवर्क का, ठीक है, ओके। चलिए भाई अब अपन क्या करेंगे, पीवाईक्यू की तरफ दौड़ते हुए चलते हैं। यस, किसकी तरफ चलते हैं, पीवाईक्यू। तो जेई मेंस पीवाईक्यू करेंगे, बट उससे पहले अब तो जेई मेंस पीवाईक्यू ही करना पड़ेगा। तो आज ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, पर ऐसे ही क्लास होगी फिजिकल केमिस्ट्री की मेनली, कि जिसमें आपको लगेगा कि कुछ पढ़ाया नहीं है, बट थ्योरी तो लिमिटेड है। आपको पता है कि मेरे बराबर कोई थ्योरी कराएगा भी नहीं, आपने पढ़ा होगा पहले इधर उधर कहीं से भी,
ऑनलाइन ऑफलाइन की मेरी बराबर थ्योरी नहीं मिलेगी आपको, पर उस थ्योरी के बाद भी हमारी ऐसी क्लास होंगी जहां पर थ्योरी नहीं होगी और न्यूमेरिकल चलेंगे। तो ये वही दौर है आज का कि यहां पर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब जेई मेंस के पीवाई को करते हैं, आप कितने कर पाते हो देखते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दौड़ता हुआ आ रहा है। डाल्टन भाई कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में, सुने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में गलत कथन चुने। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। एक से अधिक तत्वों के परमाणु किसी भी अनुपात में संयोजन से यौगिक बना सकते हैं, किसी भी अनुपात में। किसी दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं में एक समान। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यह बात तो सही है। परमाणु क्या होते हैं हमारे पास, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यह बात तो सही है। यही तो होते हैं हमारे पास। जैसे मान लो ए प्लस बी है, ए बी है प्लस सी बन रहा है, तो यहां पर क्या बन गया, ए सी प्लस बी। तो यहां पर परमाणु पुनर्व्यवस्थित हुए। द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है, यह बात बिल्कुल बोली थी डाल्टन ने कि द्रव्य जो है, कोई भी मैटर है, वो परमाणु से बना है, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। एक से अधिक तत्वों के परमाणु, एक से अधिक तत्वों के परमाणु किसी भी अनुपात में संयोजन से यौगिक बनाते हैं। क्या किसी भी अनुपात में हो सकता है, नहीं, एक ये गलत, किसी भी नहीं। क्या होता है हमारे पास, एक निश्चित अनुपात रहता है। किसी भी अनुपात थोड़ी हो सकता है, निश्चित अनुपात रहेगा। किसी भी अनुपात में कैसे बना दोगे यौगिक, अरे कोई यौगिक बनेगा तो निश्चित अनुपात में रहेगा। जैसे H2SO4 है तो वहां पर निश्चित अनुपात है, तो ये वाली बात क्या है इसकी, गलत है। किसी दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं में एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं, ये बात भी कही थी उसने। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा पोल नहीं करवाया क्या मैंने, अरे यार पोल कैसे रह गया, हमन को माफ कर दो। ऑप्शन सी। तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं जिन पर अपन को ध्यान देना है। यस जल्दी करो, शाबाश। क्लियर, चलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये करो तो एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है और 8% सल्फर वाले यौगिक का न्यूनतम आणविक भार क्या होगा। न्यूनतम पूछा है, 8% सल्फर दे रखा है, न्यूनतम पूछा है और 8% सल्फर दे रखा है। बताओ भाई क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। न्यूनतम अभी करवाया इस तरीके का क्वेश्चन। न्यूनतम पूछा है भाई, न्यूनतम के लिए मतलब एक सल्फर, तो एक सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना रहता है, 32। तो क्या करेंगे, वेट सल्फर का भार
बटे अणुभार गुणा 100 बराबर कितना है 8%। सल्फर का भार कितना है 32 बटे MW गुणा 100 बराबर 8। 8 एकम 8, 8 चौको 32, तो MW बराबर कितना आ गया 400। MW बराबर कितना आ गया 400 ग्राम पर मोल। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 87%। बहुत शानदार। चलो थोड़ा लेवल अप करते हैं। मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का होल ट्वाइस, इस तरीके का क्वेश्चन भी कराया था कि कितने मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं का 0.25 मोल उपस्थित होगा। मतलब ऑक्सीजन के मोल दे रखे हैं तो आपसे इसके मोल पूछे। रीनीट का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा इस वीक में, मेरे को लग रहा है धमाका होने वाला है। मतलब सैटरडे संडे मंडे लास्ट, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे में से एक दिन धमाका हो जाएगा। जल्दी जल्दी शाबाश फटाफट से करें। ऐसे नहीं कि याद है इधर उधर देख लिया क्वेश्चन आंसर बता दिया, नहीं, सॉल्व करो। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तुम क्या करते हो बस आंसर टिक किया, हो गया, चल जी हो गया हो गया हो गया हो गया। खुद करो। जो लोग जल्दी आंसर कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का होल ट्वाइस के कितने मोल में ऑक्सीजन परमाणु का 0.25 मोल है। तो वही सेम 0.25 मोल दे रखे। तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं इसको देखूं तो क्या करना है अपन को, यहां पर अपन बोलेंगे कि सर 8 ऑक्सीजन परमाणु, या ऐसे लिख लो 8 मोल ऑक्सीजन परमाणु से कितना बन रहा है 1 मोल बन रहा है। ये 1 मोल क्या बन रहा है Mg3PO4 का होल ट्वाइस। तो 8 मोल से 1 मोल बन रहा है भाई, इसके 8 मोल होंगे तभी तो हमारे पास 1 मोल बनेगा। बोले हाँ सर। अब मेरे को पता करना है तो 0.25 मोल से कितना बनेगा, तो पहले 1 मोल से पता कर लो सर। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु से कितना आ जाएगा सर जी, आ जाएगा 1/8। हमारे पास कितना दे रखा है 0.25, तो 0.25 मोल ऑक्सीजन परमाणु से कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 1/8 गुणा 0.25 Mg3 और PO4 का होल ट्वाइस। तो ये कितना आ गया, भाग देंगे तो 1 बटे ये 4 1/32 हो गया, मतलब एक तरीके से। तो 0.303 आएगा, 2 में भी नहीं जाएगा ना, 0.3, 1 बचेगा 10 यानी कि 1, 2 बचेगा 2, 5 ये आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 2 संख्या के बाद यहां भेजेंगे तो 3.125 गुणा 10 की घात -2 ये आ गया। तो करेक्ट आंसर कितना है ऑप्शन बी। क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करवाए थे। मैंने क्या करवाया था अगर आपको याद हो, Al2SO4 का होल थ्राइस, मैंने तो 12 वाला करवाया था, ये तो 8 वाला ही पूछा है। मैंने जो करवाया था वो कितना करवाया था 12 वाला। तो जरूरी है कि आपके जो नोट्स में जो क्वेश्चंस करवा रखे हैं उनको बढ़िया तरीके से करो, तब जाके आप PYQ को ना केवल कर पाओगे बल्कि बहुत आसानी से कर पाओगे। क्लियर है। बस यही सीखा है हमने बेटे, हमको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो। चलिए अब मैं आपको क्या कर देता हूं, यहां पर कुछ होमवर्क के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर अपन होमवर्क में दे देंगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये और करो चलो फटाफट से। 558.5 ग्राम Fe परमाणुओं की संख्या, ये सारे के सारे जेई मेंस के PYQ है, पहले बता रहा हूं मैं, ये सारे के सारे जेई मेंस के PYQ है। तो क्या पूछिए अपन से, संख्या पूछी है, बाहर दे रखा है, तो सेम वही W/MW बराबर N/Na। W किसका Fe का, तो ये भी Fe का आएगा। तो ये कितना दे रखा है 558.5 बटे MW कितना है 55.85 बराबर N कितना है, N तो याद करना है, बटे Na,
ये यहां से करोगे तो हमारे पास कितने बार जाएगा, 1 दशमलव का फर्क है तो 10 बार चला जाएगा। तो NFE बराबर कितना आ गया, 10Na। क्या Na के रूप में दे रखा है आंसर? ओहो नहीं, ऐसा नहीं दे रखा, 10Na दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन बना रखे 60 ग्राम कार्बन में दुगुना, ये तो गलत है, ये तो गलत है। 6.023 गुना 10⁻22 ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब बचा हमारे पास ए और डी, तो ए चेक कर लो, पहले ए चेक कर लेते हैं। ए चेक करते हैं, ए में क्या दे रखा है उसने, 60 ग्राम कार्बन, तो डब्लू कार्बन बटे MW किसका, ये भी कार्बन का आएगा, बराबर N कार्बन बटे Na। तो कितना आ जाएगा, डब्लू कार्बन कितना दे रखा है, 60 बटे 12 बराबर NC बटे Na। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 5, मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 5Na। तो क्या 5Na नहीं 10Na, पर यहां पर क्या दे रखा है देखो, 60 ग्राम कार्बन में दुगुना, मतलब जितना 60 ग्राम कार्बन में उसका दुगने की बात हो रही है। क्या उसका दुगना है, यस, मतलब ए आ गया। यहां कितना आया, 5Na, इसका मतलब 60 ग्राम कार्बन का दुगना करना है, तो 5Na का दुगना कितना होगा, 10Na हो जाएगा। 5Na का दुगना कितना हो जाएगा, 10Na हो जाएगा। अच्छा, सी वाला चेक करते हैं, सी भी चेक कर लेते हैं। सी में क्या दे रखा है, 8 ग्राम हीलियम में आधा, तो पहले 8 ग्राम हीलियम में तो देखे WHE बटे MW किसका, हीलियम का, बराबर वही N हीलियम बटे Na। तो यही सॉल्व कर रहा हूं मैं आगे। W हीलियम 8, 2He4, यहां कितना रहता है 4, बराबर NHE और बटे में कितना आएगा Na। तो ये कितना आ गया 2, मतलब यहां पर कितना आया NHE बराबर 2Na आ रहा है। तो कह रहा है 2Na का आधा, आधा कहां भाई, ये तो 10 गुना, ये तो 5 गुना है उल्टा, कितना है 5 गुना, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। तो देखो इसने क्या किया है, गलत करवा दिया क्वेश्चन, गलत हो गया गुरु, वो तो आपका हुआ ना बेटा, मेरा थोड़ी हुआ है कह रहे गलत हो गया, मेरा थोड़ी, तुम्हारा गलत हुआ है। तुम्हें क्या है, तुक्का मारने की आदत लग चुकी है। गलती वलती साक्षी बेटे, गलती वलती से कुछ ठीक नहीं हुआ, तुम्हें बस जल्दी करने की आदत है, तो ये नहीं करना है। जो लोग जल्दी करने के चक्कर में हैं वही वहां नेगेटिव करके आते हैं। और मैं बता रहा हूं, मैं अभी आपको लगभग 500-600 मैसेज दिखा दूंगा जिसमें बोल रखा है कि सर मैंने फाइनल एग्जाम में जल्दी की वजह से सिली मिस्टेक कर दी, या OMR में गलत फिलिंग कर दी, और उसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या उनको बहुत अच्छी कॉलेज मिल सकती थी वो अच्छी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब इसके अलावा मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन अपन किए हैं। ये भी आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन होमवर्क, ये भी वर्क होम, ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा DPP 3 दी थी, आज DPP 4 करनी है आपको। DPP 3 हो रखी है ना, तो आज DPP 4 कर लेनी है मेरे भाइयों, देवी और सज्जनों, पुरुष है महापुरुषों। कुछ ऊपर तो नहीं है ऐसा जो, तो कल बहुत सारा होमवर्क डिस्कस होगा, मजा आएगा, सब अटेम्प्ट करके आना, फटाफट से करेंगे होमवर्क, होमवर्क में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले नोट्स रिवीजन। नोट्स, अब आप आज आपको लगेगा सर नोट्स में तो कुछ रिवाइज ही नहीं करना है, कुछ थ्योरी तो करा ही नहीं, थ्योरी तो बस थोड़ी सी वास घनत्व वाली कराइए। बट बेटा नोट्स रिवीजन का मतलब केवल थ्योरी नहीं होता है, नोट्स रिवीजन का मतलब होता है कि आप किस तरीके से जो क्वेश्चंस किए जिसमें उलझे हो उनको कैसे सोल्व करोगे। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे उनको देखना है, उनको वापस सोल्व करना है। क्लियर? ठीक है, चलो अपन थोड़ा सा 5-7 मिनट वीडियो कॉल कर लूंगा मैं भी आपको। DPP नंबर 4 कर लेनी है भाई, DPP 04। ठीक है, DPP 04 करनी है, और मॉड्यूल में मैं आपको क्वेश्चन देख के बता दूंगा कौन कौन से कर लेने हैं। ठीक है, मॉड्यूल का भी होमवर्क दे दिया जाएगा, और कल के और आज के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे आज टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर। इधर उधर बाद में घूम लेना भाई, वीडियो कॉल करना है, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल।
रैंडम होगा बेटा, रैंडम होगा, रैंडम। तो प्लीज आप ऐसा ना करें, आ रहा है सर जी मोह तो करे ना है। लीडर बोर्ड देखते हैं, हाँ लीडर बोर्ड देखने वाली चीज है आज। बहुत सारे क्वेश्चन किए आज अपन ने, 12 में से 12 सही है रोहित भाई के, दिलकेश सेकंड है, पारुल जी थर्ड पर है, सबके 12 में से 12 सही। वैभव बहुत बढ़िया, नरसिंह, अरुण, ऋषिका, कुश, अंश और विनीत कुमार, बहुत शानदार काम किया है सभी ने, बहुत अच्छी बात है बेटा। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे करेक्ट है, तो ये ज्यादा अच्छी बात है जी। क्या हम वीडियो कॉल के लिए रेडी है? यकीन नीट हिंदी भाई साहब 2027, हाँ यही है बस। फिजिकल केमिस्ट्री ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई, ओके भाई, ओके भाई कर ले भाई, सर कर ले, हम यहां से कर ले सर जी, परमिशन आ गई भाई साहब। दिलकेश मीणा जी हमारे उसमें थे भाई साहब, आनंद, निशा, भूमिका, अरनिका, रुकैया, सूरज, भावना, इधर से एक दो उठा लेते हैं भाई, रैंडम उठा रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं जी, फटाफट से। हेलो, कोई है क्या हमारे साथ? हेलो हेलो जी, सूरज, प्रशांत, अंकित, कोई है बेटा? और भी है भाई साहब, कुछ तो जुड़े हैं, अंश जी जुड़े थे हमारे साथ। प्रशांत भाई से बात करेंगे हम पहले। प्रशांत भाई कैसे हैं आप? हेलो सर। हेलो भाई, कैसे हो दोस्त? बढ़िया। बढ़िया। तो कहाँ के रहने वाले हो भाई? एमपी रीवा। एमपी रीवा। तो इतना सोच सोच के क्यों बोल रहे हो यार? डर लग रहा है सर, पहली बार आपसे डर बात क्यों लग कर रहा है? रहा रीवा में तो जो पाठशाला है उस सेंटर को पढ़ाता हूँ मैं, रीवा में तो जेई वाले बच्चों नहीं, को। मैं वहाँ पिछले साल इससे पढ़ रहा था, भोपाल विद्यापीठ से, अभी भी भोपाल में ही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो बढ़िया। पढ़ाई सही चल रही है? बढ़िया चल। सब समझ में आ रहा है सही से? यस सर। बढ़िया, अच्छे से करते रहो। कोई बैकलॉग वगैरह तो नहीं है? नहीं चलो बढ़िया। कोई कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी, कुछ सजेशन देना चाहो आप? सर, वो थोड़ा क्वेश्चंस में दिक्कत आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस में जिनको दिक्कत आ रही है तो आपको करना क्या है बेटा, मतलब क्वेश्चंस को बगैर क्लास बोलो बोलो। क्लास में समझ में आते हैं, फिर जब क्वेश्चन करने लगता हूँ तो वही बता रहा हूं मैं, क्लास में क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में, तो उन्हीं क्वेश्चंस को बगैर देखे करना है, तब आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन कितना % आपको समझ। दिक्कत आएगी, मैं बता रहा हूँ, क्लास में सारे समझ में आ गए। अब मान लो क्लास में मैंने लेट सपोज 10 क्वेश्चन कराए, सभी को बोल रहा हूं मैं, आपको 10 के 10 समझ में आ गए क्लास में, आपको लगेगा ये तो हो गए। बट जब उन्हीं 10 क्वेश्चंस को आप घर पर जाके वापस से करोगे तो 10 नहीं होंगे, 8 ही होंगे या 9 होंगे, कोई एक नहीं आ रहा। इसका मतलब उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, फिर वापस से सोल्व करो, तब जाके आएगा। तो डेली रिवीजन वगैरह में टाइम लगता है, ठीक है। बट अगर आप डेली रिवीजन ढंग से करोगे तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। अभी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं यार, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। ओके भाई, चलो बाय। हाँ भाई सूरज जी, क्या हाल है आपके? सर जी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। कहाँ के रहने वाले हो सूरज भाई? सर जी प्रयागराज। प्रयागराज, बहुत बढ़िया यार। हेडफोन तो मस्त है यार आपके, एकदम जबरदस्त। पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है सर जी। ठीक चल रही है? इतनी अच्छी नहीं लग रही मेरे को तुम्हारी आवाज से, ऐसा लग रहा है मुझे। सर जी आज वाला न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है थोड़ा। हाँ तो बेटा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिस चीज में दिक्कत है उसकी प्रैक्टिस करोगे तब वो भागेगी। अगर हम उस चीज से भागेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। मतलब आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको न्यूमेरिकल ही करने होंगे, और वो सबसे पहले नोट्स के करने होंगे, देन बाकी चीजों के करने होंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो मैं अलग अलग बुक सॉल्व कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, नहीं, वो सारी चीजें सेकेंडरी है। सबसे पहले आपको नोट्स के ही क्वेश्चंस बार बार करने हैं, और देन डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन रहते हैं, तो डीपीपी के क्वेश्चंस करने हैं, जो नहीं बन रहे उसको बार बार करो। जब इन क्वेश्चंस पे महारत आ जाए देन फिर बाकी चीजों पर जाना है, ठीक है। ठीक है सर। ओके चलो भाई, बाय जी। और कौन है हमारे साथ है यहाँ पर? कृष्ण जी। अरे भाई साहब, कृष्ण जी क्या हाल है आपके?
हेलो 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 कृष्ण जी, आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे भाई? नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है दोस्त? जी सर। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चलिए सर। अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। तो कहाँ के रहने वाले हो आप, ये बताएं। उत्तर प्रदेश गोरखपुर। उत्तर प्रदेश गोरखपुर, बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव नहीं सर। नहीं है? तो बस एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, जो जो टीचर बोले वो करते रहो। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, नहीं। टीचर जो बताए वो करो, उसमें आपको दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट वही रास्ता है सिलेक्शन का। आराम वाला रास्ता होता तो कोई भी चला जाता। ठीक है, जी सर। चलिए भाई। जी आनंद भाई, क्या हाल है? सब मस्त है सर। मस्त आ रहा है नमस्ते भाई। सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है दोस्त? हाँ, अच्छा है। बढ़िया। तुमने तो यार मुझे मेरे दोस्त की याद दिला दी, उसका नाम भी आनंद है, बताया था मैंने क्लास में, उसको प्यार से हम। मैं बार बार मैं बार बार कमेंट भी करता हूँ कि आप हमें भूल जाते हैं। अच्छा, आप ही हो क्या वो? अरे भाई, तुमको कैसे भूल सकते हैं? तो क्या मैं तुमको चुर्री बोल सकता हूँ? उसको भी हम कुछ चुर्री भी बोल दीजिए सर। भाई भाई जैसे हैं आप हमारे। बिल्कुल यार, बिल्कुल, आप हमारे छोटे भाई है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है बेटा पढ़ाई वढ़ाई में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आता है आपका पढ़ाया हुआ। चलो बढ़िया भाई, अच्छे से पढ़ते रहो उसको, है ना? और ढंग से मतलब सारा काम जो भी होमवर्क दिया जा रहा है सही से करते रहो, ठीक है? यस सर। ठीक है, इंतजार रहेगा आप लोगों का सिलेक्शन वाले दिन, कि आप आओ सेलिब्रेशन में और वहां पर अपन मचाए। जी अरमान जी हमारे साथ है क्या? नहीं, अरमान ने तो वीडियो ऑडियो सब। अंकित भाई? नहीं, बाकी सबसे बात हो गई है। अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, तो आप लोग फटाफट से गायब हो जाओ यहाँ से, चलो शाबाश। राधे राधे सर। राधे राधे भाई, राधे राधे। फटाफट से गायब हो जाओ, शाबाश, जिससे बाकी लोगों से बात की जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं गायब करूं तुम लोगों को। चलो चलो, जल्दी 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 करो, शाबाश। अरमान भाई आए हमारे। अरमान भाई क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो अरमान भाई? हिंडौन सिटी सर। हिंडौन सिटी, राजस्थान। जी सर। ओके। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? सर बहुत बढ़िया। सही चल रहा है, सब समझ में आ रहा है सही से? जी सर। बढ़िया। ये आपका रूम है क्या, मतलब जहाँ आप पढ़ाई करते हो? जी दिखाओ तो, रूम दिखाओ थोड़ा। ओके बढ़िया यार, सही है, मतलब एकांत में पढ़ रहे हो, सही। जी सर। बढ़िया बढ़िया। और कोई दुख दर्द? जी सर। चलो तो अरमान भाई पढ़िए अच्छे से, सेलिब्रेशन में मिलना है ना? जी सर। ठीक है, चलो बाय बाय दोस्त। आनंद भाई से बात होगी। आनंद भाई कॉल कट करो यार, ऐसे थोड़ी, मतलब ऐसे दोस्ती वाला कोटा नहीं मिलेगा तुम्हें। चलिए भाई। नीट लवर भाई साहब, ये बहुत मैसेज करता रहता है यार, तो बात नहीं करते सर, बात नहीं करते। हाँ भाई, कोई है हमारे साथ यहाँ पर? जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे पास 2 मिनट है बस। नीट लवर प्रज्ञा, जीनी, अब्दुल राफे, 2645 भाई साहब, ये हमारे साथ जुड़े हैं नीट लवर। क्या हाल है दोस्त आपके? राधे राधे सर। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो दोस्त? बस भाई हम भी ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो भाई? कहाँ से? जयपुर। जोधपुर? जयपुर जयपुर जयपुर, अच्छा सॉरी, माफी चाहेंगे हम। ठीक है, तो पढ़ाई वगैरह सही चल रही है? एकदम सही? कोई कोई परेशानी? सर वो वही जैसे क्लास में जाते हैं लेफ्ट काटता है तो मुझसे कर रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ी यार, मतलब गूंज रही है। हेलो। हाँ बोलिए भाई। हेलो सर। हाँ अब ज्यादा सही आ रही है। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे थे? जैसे अपन
में क्वेश्चन करते हैं ना घर पे, हाँ उसमें वो डाउट रहता है, वो सही सॉल्व नहीं होता है घर पे जब करते हैं प्रैक्टिस। हाँ, तो उस तब टाइम से कभी वो एक ही प्रॉब्लम होता है। उस टाइम और कैसे क्लास में जो करते हैं, कैसे सोल्व करना है ये समझ में नहीं आता है। हाँ वो तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा। मतलब आप सोच रहे हो कि भाई डायरेक्टली, क्योंकि थ्योरी वाली चीज और न्यूमेरिकल अलग चीज होती है थोड़ी। न्यूमेरिकल में मतलब हमें थोड़ा एप्लीकेशन वाला पार्ट रहता है, तो दिमाग लगाना पड़ता है वहाँ पे, है ना। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है, उससे किस तरीके से डेटा कलेक्ट करके अपन को क्वेश्चन में यूज करना होता है। तो क्वेश्चंस करो और ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को करो जो आपने कर लिए हैं, जिन जो नोट्स के क्वेश्चन है, डीपीपी के क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको लग रहा है कि कुछ नया कंटेंट सोल्व करते हैं, बट नए कंटेंट के पास तब तक मत जाइए जब तक आप उन क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को बगैर देखे ना कर ले। ठीक है, यस सर। ओके दोस्त जी। और कोई हमारे साथ, क्या कह रहे हो भाई? सर सिलेक्शन आइडिया। अरे बहुत बढ़िया यार, शाबाश। तो ये सिलेक्शन डायरी सेलिब्रेशन के टाइम पर लेके आनी है ना, यस सर। फिर पढ़ेंगे, सर एक बार बैठ के पढ़ेंगे साथ में। ऑर्गेनिक है ना, नहीं ऑर्गेनिक में कम आते हैं। ऑर्गेनिक आप मिलना हमें 1.0 में पूरे मार्क्स दिलाएंगे आपको। यस सर। ठीक है और अब, फिजिक्स में इस बार हो जाता है, फिजिक्स में नेगेटिव मार्किंग आ गई इस बार। अच्छा तो ध्यान दो उस पर। बहुत बढ़िया यार, सही है। आपके फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक के पूरे मार्क्स मेरे भरोसे है। बस जैसा जैसा मैं आप लोगों को बोलता जाऊं वैसा वैसा करते जाइएगा। यस सर। ठीक है, चलो। और कोई है हमारे साथ? प्रज्ञा जी है क्या? नहीं, आई थिंक। तो मैं अभी कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1 बज गए हैं। चलिए भाई, ठीक है। तो बाकी अपन कल बात करेंगे फिर। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए भाई, एकदम। सबसे जरूरी चीज यही है कि डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना। तो ये वाला जो फेज है ना, ये सारे फेज इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रिपरेशन में। हमें लगता है कि भाई लास्ट वाले फेज में पढ़ाई कर लेंगे और देन चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब पढ़ाई करते हैं तब जाके चीजें ढंग से होती है। वो भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग और एंड में नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंटिन्यूअसली पढ़ाई करोगे तब जाके सारी चीजें सही होती है, तब जाके सिलेक्शन होता है, तब जाके रैंक आती है। तो जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं, जिनकी रैंक आती है, वो यही काम करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस काम को करते रहिएगा, क्योंकि हर दिन की मेहनत एक दिन आपका सपना सच बनाएगी। तो इसी के साथ अपन आज अच्छे से मेहनत करेंगे और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू बोल। याद रखना है, हारता वही इंसान है जो हार स्वीकार कर लेता है, और जीतता वो है जो जीतने की ठान लेता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।